नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना गुमास्ता, सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग दुर्गा महाविद्यालय से। आज इस सेशन में हम बीएड सेकंड सेमेस्टर के 5th पेपर लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस के 3rd यूनिट इंटेलिजेंस का अध्ययन करेंगे। इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। अभी यहाँ पर सवाल आता है कि बुद्धि एक्चुअल में है क्या? बुद्धि किसी भी व्यक्ति के सोचने, समझने, चिंतन करने, कार्य करने, ज्ञान अर्जन करने और कार्य को प्रत्यक्ष परिणित करने की योग्यता ही बुद्धि कहलाती है। इस संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार की मानसिक योग्यता लिए हुए जन्म लेता है और इसकी यही जो विभिन्न प्रकार की मानसिक योग्यता होती है वही उस व्यक्ति को एक व्यक्ति से डिफरेंट बनाता है। जैसे कि यहाँ पर हम बात करेंगे थोड़ी सी व्यक्तिगत विभिन्नता की, क्योंकि इस संसार का कोई भी व्यक्ति एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जैसा है नहीं, न दिखने में, न सोचने में, न बात करने में, न कार्य करने में, न ही किसी और रूप में। तो उसकी बुद्धि एक कैसी हो सकती है? बुद्धि इसीलिए इसी व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण अलग अलग पाई जाती है। बुद्धि का आधार मूर्त और अमूर्त चिंतन होता है। यहाँ पर जो शब्द आया है मूर्त और अमूर्त, हम इसे थोड़ा सा समझेंगे। मूर्त यानी कि कॉन्क्रीट, जिसका हम एक रूप, एक आकार देख सकते हैं। इसके लिए मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि जब कोई विद्यार्थी स्कूल में प्रवेश करता है तो उसकी योग्यताओं को, मानसिक योग्यता को हम कैसे मेज़र करते हैं? उसके काम करने के तरीके से। जब हम उसे कोई टास्क देते हैं और वो उस काम को उस रूप में करता है और दूसरे रूप में करते हैं, तो उसका वही जो गुण है वो उसकी योग्यता को बताता है कि वो प्रखर बुद्धि का बालक है या मध्यम बुद्धि का बालक है या निम्न बुद्धि का बालक है। अभी हम बात करते हैं अमूर्त चिंतन की। अमूर्त चिंतन के बगैर हम मूर्त चिंतन की बात नहीं कर सकते, क्योंकि अमूर्त चिंतन जो है वो हमारे मन, मस्तिष्क, जहन में पूरे समय 24 घंटे घूमती रहती है और वही जो हमारी सोच विचार, जो हमारे चिंतन करने की क्षमता है, यही हमारी बुद्धि का अमूर्त चिंतन होता है। और यही सोच हमें कोई कार्य को करने में, उसे उसका रूप साकार करने में मदद करती है। बुद्धि के बारे में बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए हैं, पर इसमें एक मत कभी नहीं हो सका, क्योंकि कोई मनोवैज्ञानिक बुद्धि को एक खंडीय मानते हैं, कोई विद्वान इसे द्वितत्वी मानते हैं, कोई विद्वान इसे बहुखंडीय तत्व के रूप में मानते हैं। यानी कि बुद्धि को किसी ने सिर्फ एक रूप में माना है कि वो सोचने समझने की क्षमता है और कार्य करने की। दूसरे ने माना है कि वो एक सामान्य और विशिष्ट योग्यताओं का रूप है, और किसी ने इसे विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का समूह माना है, जिसमें शाब्दिक भी हो सकता है, स्पेशल भी हो सकता है, सोचने समझने की क्षमता भी हो सकती है, हर प्रकार की योग्यता हो सकती है। अभी हम बात करते हैं इसके कुछ परिभाषाओं की। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने डिफरेंट परिभाषाएं दी हैं, जिसमें से मैं कुछ बताना चाहूँगी। वुडवर्थ ने कहा है बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। टर्मन ने कहा है बुद्धि अमूर्त विचारों को बारे में सोचने समझने की योग्यता है। किंघम ने कहा है सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। वुड्रो ने कहा है बुद्धि ज्ञान योग्यता अर्जन करने की विधि है। इन सभी का जो कंक्लूजन निकलता है वो यही है कि बुद्धि हमारे किसी भी कार्य करने की, सोचने समझने विचार करने की योग्यता है। हम बुद्धि के नेचर या प्रकृति के बारे में बात करें
तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे कि बुद्धि जो है वो सीखने की योग्यता प्रदान करती है और बुद्धि समस्या समाधान को पूर्ण करने की क्षमता प्रदान करती है। बुद्धि जो है वो अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता प्रदान करती है। बुद्धि संबंधों को समझने और उस समझ के अनुसार से कार्य करने की योग्यता प्रदान करती है। अपने वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने का कार्य भी बुद्धि करती है। अब ये जो बातें हुई, जो हमने परिभाषाएं और अर्थ के द्वारा बुद्धि की प्रकृति को जाना, अब हम जानना चाहेंगे कि जो बुद्धि है उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। बुद्धि जन्मजात शक्ति होती है, किसी भी व्यक्ति की यह इनबॉर्न क्वालिटी या एबिलिटी होती है। जब व्यक्ति इस संसार में आता है तभी उसमें इस चीज़ का डेवलपमेंट हो जाता है, क्योंकि जो बुद्धि है वही हमें किसी भी व्यक्ति को, मनुष्यों को जानवरों से, एनिमल से डिफरेंट बनाता है, क्योंकि वो भी हम लोगों के जैसा ही कार्य करते हैं। परंतु अगर हम मनुष्य और एनिमल्स का डिफरेंस निकालें तो केवल ये बुद्धि ही है जो उनमें ये डिफरेंस पैदा करती है। दूसरी है, बुद्धि जो है वो हमें अमूर्त चिंतन की शक्ति प्रदान करती है। अमूर्त चिंतन की शक्ति प्रदान करने से तात्पर्य जो हमारे जहन में, जो हमारे अंदर जो 24 घंटे चलता रहता है उसको एक मूर्त रूप प्रदान करने की भी क्षमता प्रदान करती है। बुद्धि जो है वो हमें विभिन्न प्रकार के बातों को सीखने समझने की सहायता प्रदान करती है। हम इस पृथ्वी पर आए हैं और इस पृथ्वी पर इतनी सारी चीज़ें होती रहती हैं हर समय हर पल, तो हमें उन सब चीज़ों को समझने की और उस समझ के अनुसार से कार्य करने की क्षमता भी हमें बुद्धि ही प्रदान करती है। बुद्धि जो है वो हमें विभिन्न परिस्थितियों एवं जटिल समस्याओं के समाधान की भी योग्यता प्रदान करती है। हर समय हर पल जीवन के हर मोड़ पर हम समस्याओं से घिरे हुए होते हैं और कभी कभी ऐसी विपरीत परिस्थितियां भी बन जाती हैं जब हमें सामंजस्य करके चलना बहुत मुश्किल होता है, परंतु यही बुद्धि होती है और बुद्धि की एबिलिटी या योग्यता होती है कि वो हमें इनके साथ सामंजस्य करके चलने में प्रदान करती है। तार्किक चिंतन का ही आधार बुद्धि होता है। हम किसी भी बात का जब हम चिंतन करते हैं, जब हम तर्क करते हैं, तो उसका आधार क्या होता है? ये बुद्धि होती है ना। जो जिस योग्य होता है वो उस योग्यता को लिए हुए बुद्धि को इस्तेमाल करते हुए और तर्क का उपयोग करता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का आधार बुद्धि होता है। जो व्यक्तिगत डिफरेंस होता है इंसानों में, उसका आधार बुद्धि ही होती है। और बुद्धि जो है वो हमें निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। किसी भी कार्य जो हमें सौंपा गया है उस कार्य को करने के लिए, उसमें निर्णय लेने के लिए हमारी ये बुद्धि ही हमें सहायता प्रदान करती है। बुद्धि जो होती है वो बहुआयामी योग्यता है। इसका मतलब क्या होता है कि हम बुद्धि का इस्तेमाल केवल एक पक्षी या एक रास्ते से ही नहीं करते हैं। अब मैं आपको बुद्धि के सिद्धांत के बारे में बताना चाहूँगी। बीएड सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें जब बुद्धि के सिद्धांत का अध्ययन करना है तो उसके अंतर्गत सिर्फ 4 प्रकार के सिद्धांतों का हमें वर्णन करना है। उसमें प्रथम है बिने का एकल कारक सिद्धांत। ये बिना बताए हम बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत की ओर नहीं जा सकते, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐड किया है। अन्यथा आपके सिलेबस के आधारित हमारा इसमें सिर्फ चार्ल्स स्पेरमैन का द्विकारक सिद्धांत है, थॉमसन का बहुखंडी या बहुतत्ती सिद्धांत है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी है आपका जिसे पीएमए थ्योरी कहते हैं, और एसआई मॉडल जिसे कि स्कीम ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं वो है।
अभी मैं आपको सबसे पहले जो बिने द्वारा फ्रांस निवासी अल्फ्रेड बिने ने 1905 में जो बुद्धि का एकल कारक सिद्धांत के बारे में उन्होंने अपनी अवधारणा दी है, उसका तात्पर्य है उन्होंने बुद्धि को एक सर्वशक्तिमान शक्तिशाली योग्यता के रूप में माना है। उसका किसी भी प्रकार का वो डिवीजन नहीं मानते हैं, परंतु इस एकल सर्वशक्तिमान मस्तिष्क की इतनी योग्यता या इतनी क्षमता होती है कि वो सारे प्रकार की चीज़ों को आकलन करने, उसके बारे में सोचने समझने, उसके अनुरूप कार्य करने की क्षमता रखते हैं। इस तरीके से उन्होंने कार्य बहुत हो सकते हैं जीवन में, हर समय हमारे पास बहुत सारी चुनौतियां कार्य आते हैं, पर हमारा मस्तिष्क केवल एक है, एक स्वरूप है, एक आकार है जिसके आधार पर वह इन समस्याओं का समाधान करता है। दूसरी इसमें जो थ्योरी है वो चार्ल्स स्पेयरमैन की है। ब्रिटेन निवासी चार्ल्स स्पेयरमैन ने 1904 में बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत की उत्पत्ति की। उन्होंने बुद्धि को दो भाग में विभाजित किया है। एक उन्होंने रखा है सामान्य योग्यता के रूप में, और दूसरा जो भाग किया है वो विशिष्ट योग्यता के रूप में। सामान्य योग्यता से हम कैसे लेते हैं, मतलब किसी भी व्यक्ति में जैसे हर एक कार्य को करने की कोई ना कोई योग्यता होती है। जैसे मेल हो चाहे फीमेल हो, खाना दोनों बना सकते हैं, परंतु कोई मेल अगर बहुत एक्सट्रीम गुड होता है या फीमेल गुड होती है तो वो मास्टर शेफ बनते हैं। उसी तरीके से हम सब में कुछ न कुछ जोड़ घटाना गुणा भाग करने की योग्यता होती है, परंतु अगर यही एक्सट्रीम हो जाती है तो गणित के हम महारथी बन सकते हैं। उसी तरीके से हम वैज्ञानिक लोग, जो विज्ञान हम सब जानते हैं कि पृथ्वी ऐसे बनी है, सांस ऐसे लिया जाता है, पृथ्वी ऐसे घूमती है, परंतु जो एक्सट्रीम किसी चीज़ों की वो इजाद करते हैं, कोई नए चीज़ों का इन्वेंशन करते हैं, ऐसे कोई ही वैज्ञानिक बन पाते हैं। कोई चित्रकारी, हम जैसे लोग आड़ी तिरछी लाइनें खींच सकते हैं, कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, पर MF हुसैन नहीं बन सकते। उसी तरीके से लता मंगेशकर जी, जो हम सब गाना गा सकते हैं पर उनके जैसा कोई नहीं बन सकता। तो कहने का तात्पर्य हम सब के भीतर पर कहीं ना कहीं सामान्य योग्यताएं होती हैं, परंतु अगर किसी व्यक्ति में उस सामान्य योग्यता के ऊपर कोई एक विशिष्ट योग्यता हावी हो जाती है तो वो उसमें एक्सट्रीम करता है। इसीलिए जो चार्ल्स स्पेयरमैन है उन्होंने कहा है कि बुद्धि जो है वो दो प्रकार की योग्यताओं का समूह है, एक सामान्य योग्यता और एक विशिष्ट योग्यता। अब हम चलते हैं थर्स्टन द्वारा दिया गया बहुतत्वी या समूह तत्व का सिद्धांत, जिसे प्राइमरी मेंटल एबिलिटी भी कहा जाता है। प्राइमरी जैसे शब्द से ही है, प्राथमिक, और मेंटल का मतलब होता है मानसिक, और एबिलिटी यानी योग्यता। तो जो हमारी सोचने समझने की जो प्राथमिक योग्यताएं होती है उसको उन्होंने मापन के आधार पर और उसके परिणामों का विश्लेषण करके ये 7 प्रकार के योग्यताओं को उन्होंने बुद्धि की एक सीमा में बांधा है, या बुद्धि की योग्यता का वो रूप दिए हैं। सबसे पहले है स्थानागत योग्यता। स्थानागत मतलब वो स्थानों को पहचानने वाली नहीं। आप देखे होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में जो जगह स्पेस भरने वाली बात होती है, या कोई डायग्राम बना होता है उसमें कि ये इसके बाद ये बॉक्स में और कौन सा ऐड होगा, इस तरीके का जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं वो कहलाता है स्थानागत योग्यता। उसके बाद है संख्यात्मक योग्यता, न्यूमेरिकल्स, जो नंबर्स होते हैं उनको पहचानने की योग्यता, उनको समझने की योग्यता। फिर है एक शाब्दिक योग्यता जिसको हम वर्बल एबिलिटी बोलते हैं, शब्दों को समझने की, उसके अनुरूप कार्य करने की योग्यता। फिर उसके बाद होता है एक शब्द प्रवाह, फ्लुएंसी जिसको बोलते हैं हम कितने फ्लुएंटली बात कर सकते हैं, हम कितने शब्दों को बिना रुके अपनी बातों को, अपने समस्याओं को या अपनी किसी भी चीज़ों को रख सकते हैं बोलते। उसके बाद है स्मृति। स्मृति यानी कि मेमोरी, जो हम मतलब
विस्मृति और स्मृति दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। स्मृति हमारे दिमाग में हर चीज़ों को मेमोरी के रूप में रख दी जाती है। आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें भूल जानी चाहिए, पर हम वो चीज़ों को याद रखते हैं। तो ये किस हिसाब से होता है? हम बहुत सालों पहले किए हुए कार्य को भी याद करते हैं, वो केवल स्मृति के बल पर होता है। फिर एक होती है प्रत्यक्षीकरण की योग्यता। प्रत्यक्षीकरण की योग्यता के बारे में हम बात करेंगे तो इसको कहते हैं परसेप्शन। मेरा देखने का एक नज़रिया अलग है, आपके देखने का नज़रिया अलग है। तो उसी तरीके से जो बुद्धि है वो हर एक व्यक्ति को अलग अलग प्रत्यक्षीकरण की योग्यता प्रदान करती है। उसके बाद है तर्क संबंधी योग्यताएं। अभी तर्क संबंधी योग्यताएं जो होती हैं, तर्क करना मतलब क्या होता है? जब हम किसी बात को उसकी सच्चाई के आधार पर, उसके गुण और दोष के आधार पर हम उसका वार्तालाप करते हैं तो वो तर्क कहलाता है। और इसको हम आगमनात्मक और निगमनात्मक पद्धतियों के आधार पर करते। इसी सिद्धांत को थॉमसन नाम के मनोवैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक प्राइमरी मेंटल एबिलिटी में 13 प्रकार के तत्वों के बारे में बताया है। पर उन 13 प्रकार के तत्वों के समूह में भी उन्होंने 9 तत्वों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उसके अंतर्गत सबसे पहले उन्होंने रखा है वो है प्रत्यक्षीकरण की योग्यता, यानी परसेप्शनल एबिलिटी। हम किस चीज़ को किस रूप में जज करते हैं, किस रूप में समझते हैं, किस रूप में कार्य करते हैं। मेरा नज़रिया अलग होगा, आपका नज़रिया अलग होगा, तो ये कहलाता है प्रत्यक्षीकरण की योग्यता। उसके बाद है संख्यात्मक योग्यता या सांख्यिकी योग्यता, है ना। स्टैटिस्टिकल हम किस चीज़ों को कितना समझते हैं, सांख्यिकी रूप में हम किन चीज़ों को मतलब समझने की योग्यता रखते हैं। उसके बाद उन्होंने शाब्दिक योग्यता भी दिया है। शब्दों को हमें बोलने के लिए शब्द को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती है, बस हमने एक क्लिक किया और हमारे मस्तिष्क में वो चीज़ें आने लगती है। तो कहने का मतलब कि शब्दों की योग्यता भी बुद्धि हमें प्रदान करती है। फिर तार्किक योग्यता को भी इन्होंने भी रखा हुआ है। तर्क करने की योग्यता, लॉजिकली थिंकिंग करने की योग्यता, ये भी हमारे मेंटल एबिलिटी से ही आती है। और उसके बाद इन्होंने अगला जो दिया है 5वें नंबर पर वो है निगमनात्मक, यानी कि डिडक्टिव मेथड को उन्होंने अपनाया, और एक उन्होंने आगमनात्मक विधि को अपनाया है। हमने पिछले में देखा था कि तार्किक योग्यता को आधार उन्होंने निगमनात्मक और आगमनात्मक को दिया था। यहाँ पर तार्किक को उन्होंने अलग रखा है और निगमनात्मक योग्यता और आगमनात्मक योग्यता इस दोनों को भी उन्होंने अलग रखा है। उसके बाद स्थान संबंधी योग्यता, जैसे मैंने पहले बताया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है कुछ स्पेस खाली ऐसे डायग्रामेटिकल आते हैं जिसमें हमें वो स्पेस को, खाली जगह को दिए हुए डायग्राम से भरना होता है, या कोई इस प्रकार के जैसे आयताकार या किसी और इस प्रकार की चीज़ों में, गोलाकार इस टाइप की चीज़ों में उसको भर के बनाना होता है। इन्होंने भी स्मृति को रखा है। और आखिरी जो इन्होंने जिस चीज़ को रखा है वो समस्या समाधान की योग्यता को रखा है। मतलब एक स्पेशल क्वालिटी इन्होंने दिया कि जो बुद्धि है वो समस्या समाधान की योग्यता को बनाती है। अब इसमें जो एक और आपका सिलेबस अकॉर्डिंग आपकी जो बुद्धि की सिद्धांत को आपको पढ़ना है वो है 1956 में जेपी गिलफोर्ड ने ह्यूमन मतलब नेचर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस का इजाद किया, और उन्होंने इसे स्कीम ऑफ इंटेलिजेंस का भी नाम दिया, और हिंदी में इसे त्रिआयामी प्रतिमान के रूप में भी इसको नामकरण किया है इन्होंने, जिसमें उन्होंने जो हमारा मस्तिष्क होता है, जो हमारा मस्तिष्क है उसको 3 मुख्य भागों में और उसके भी अलग अलग, जैसे फर्स्ट उन्होंने जो दिया है वो है उत्पादन, प्रोडक्शन के ऊपर दिया है। उसके अंतर्गत उन्होंने उसमें इकाई, वर्ग, संबंध और व्यवस्थाएं और रूपांतरण और आपका अभिग्रस्तताएं, ऐसे करके इन्होंने इन 5 प्रकार की चीज़ों को पहले उत्पादन में रखा है। उसके बाद दूसरा जो इन्होंने इसका पार्ट बनाया है वो है अंतर वस्तु। अभी अंतर वस्तु के अंतर्गत जो इन्होंने चीज़ दिया है वो चीज़ आपका आता है
आकृति संबंधी विषय वस्तु के बारे में इन्होंने दिया है, प्रतीकात्मक विषय वस्तु के रूप को बताया है इन्होंने, शब्दार्थ विषय वस्तु को बताया है और व्यवहारात्मक विषय वस्तु को बताया है। इस तरीके से इसमें 4 हुआ। और उसके बाद इन्होंने जो एक इसमें प्रक्रिया बताई है, वो एक जो प्रकार इसका तीसरा बताया वो है प्रक्रिया। प्रक्रिया के अंतर्गत उन्होंने 5 चीज़ों को रखा हुआ है। जैसे उसमें रखा गया है संज्ञान, स्मृति, अपसारी चिंतन, जिसको हम डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं या प्रोडक्शन कहते हैं। फिर एक होता है अभिसारी चिंतन, यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग के नाम से दिया है उसको। और 5वां होता है इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन। इस तरीके से हम देखेंगे तो इन तीनों चीज़ों में पहले में हमारे 5, दूसरे में 6 प्रकार और तीसरे में 4। इस तरीके से अगर हम इनको मल्टीप्लिकेशन करें तो 5 × 6 × 4 = 120 योग्यताओं में समाहित किया है। मतलब ये जो SI मॉडल है, इसको हम अगर डायग्राम के रूप में समझें तो ये हमें और बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है, क्योंकि ये एक ग्रामेटिकल प्रोसीजर है जिसको आपको समझना है। अगले वीडियो में या अगले प्रोसीजर में जब भी हम इस सेशन में हम आपसे मिलेंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए मैं PPT के थ्रू इसको बता सकूं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बुद्धि का सिद्धांत है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आज जो बुद्धि के ऊपर आपको सरल भाषा में सरलीकृत करके आपके सिलेबस को थोड़ा समराइज़ करने की कोशिश की है, वो आपको समझ में आया होगा। और आगे जब भी जो सेशन होगा उसमें मैं ये ज़रूर से SI मॉडल को PPT के थ्रू और बुद्धि के मापन की जो प्रक्रिया है उसको मैं बताना चाहूँगी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।